जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, ऐसा है कि हमारे पास जो टॉपिक था हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया हुआ था वो था हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जनाब इस तरह से है कि हम लोगों ने एनारोबिक रेस्पिरेशन का टॉपिक है ना लास्ट टाइम स्टडी कर लिया था। इस बार बेटे हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के ना 4 स्टेप्स हैं। तो नंबर 1 स्टेप जिस तरह से मैंने आपको बताया था बेटा वो था ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में हम क्या कहते हैं कि ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की और ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की इनटू द पायरुविक एसिड। तो ये स्टेप है ना, ये कॉमन था, एरोबिक के लिए भी कॉमन था और एनारोबिक के लिए भी। लेकिन बेटा ऐसा है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता होता है। तो हम इसके टॉपिक को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, याद रखिएगा बेटा, ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। तो बेटा ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। मतलब सेल का साइटोप्लाज्म है, वहाँ पे एंजाइम होते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन वगैरह करते हैं और वहाँ से बेटे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो यहाँ पे होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जब बेटा ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है तो असल में ना ये ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है ये 2 फेजेस में डिवाइडेड होता है। एक इसके पास होता है बेटा ये वाला प्रिपरेटरी फेज और दूसरा इसके पास होता है बेटा ऑक्सीडेटिव फेज होता है। बेटा ये जो इसमें प्रीपरेटरी फेज है, ये पहले वाला जो होता है, ये एक ऐसा फेज है जिसमें हम मतलब ऑर्गेनिज्म खुद एटीपी यूज करते हैं। मतलब इसमें अगर आप ये कहो ना 2 एटीपी के मॉलिक्यूल यूज होते हैं तो ये गलत नहीं है। तो प्रीपरेटरी फेज में मैं फिर से बताता चलूँ, एटीपी के मॉलिक्यूल यूज होते हैं। प्रीपरेटरी फेज में एटीपी के मॉलिक्यूल ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, एक पॉइंट हो गया। जबकि जो ऑक्सीडेटिव फेज है इसका दूसरा नाम होता है पे ऑफ फेज। इसमें एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो प्रिपरेटरी फेज के अंदर यूज हो रहे होते हैं, ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो मैं अगर आपको यहाँ पे बताता चलूँ तो इसकी समरी है वो ये है जनाब कि इसमें ना प्रिपरेटरी फेज में 2 एटीपी यूज होते हैं। 2 एटीपी प्रिपरेटरी फेज के अंदर यूज हो गए, जबकि ऑक्सीडेटिव फेज में ना 4 एटीपी, 4 एटीपी हैं ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर मैं आपको कहूं कि नेट प्रोडक्शन कितनी हुई, नेट प्रोडक्शन बेटे हमारे पास 2 एटीपी की होती है। तो 2 एटीपी है उसकी नेट प्रोडक्शन होती है हमारे पास। तो बेटा मैं आपको बता रहा था कि ये 2 एटीपी है ना, इसकी नेट प्रोडक्शन होती है, क्योंकि 4 एटीपी यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, 2 यूज़ हो गए, तो नेट प्रोडक्शन है वो कितने एटीपी की रहेगी, वो 2 एटीपी की हमारे पास नेट प्रोडक्शन है वो रह जाती है जी। अच्छा, ये एक तो पॉइंट हमारे पास ये हो गया। और मैं आपको फिर से बताता चलूँ, ये आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और इसमें 2 एटीपी हैं, उसके मॉलिक्यूल हैं बेटा वो प्रोड्यूस होते हैं। अब बेटा इस प्रोसेस में ना ये जो एक ग्लूकोज है, ये देखें एक ग्लूकोज है। अच्छा, ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और यहाँ से ना बेटा ये पायरोवेट बनते हैं 2, और ये पायरोवेट ना 3 कार्बन वाले होते हैं। तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है जो कि 6 कार्बन वाला है वो ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद यहाँ से 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल हैं वो प्रोड्यूस होते हैं पायरुविक एसिड। तो इसकी जो नेट समरी है वो ये है। मैं इसकी अगर आपको एग्जैक्ट है वो नेट समरी की तरफ लेके चलूँ तो इसमें ये है कि जनाब इसमें ना 2 एटीपी बनते हैं नेट, और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड हैं, उस पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं जनाब, प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एक ओवरऑल इस ग्लाइकोलाइसिस की ना नेट प्रोडक्शन है और ये लॉन्ग में भी आता होता है। इसी तरह से बेटे आपने इसका जो स्केचिंग है वो आपने अच्छे से इसको करनी होती है। चलें अब हम डिस्कस करते हैं मज़ीद इसको। तो बेटा सबसे पहला इसका फेज़ है प्रिपरेटरी फेज़ है। बेटा प्रिपरेटरी फेज़ में क्या होता है कि सबसे पहले इसको अगर हम थोड़ा जूम कर लेंगे, जी, तो बेटा अगर हम अब बात करें सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज है।
कहते हैं ग्लूकोज से क्या होता है, एक एटीपी यूज़ होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रिपरेटरी में एटीपी यूज़ होती है। ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड होता है, फॉस्फोराइलेशन के नतीजे में ये ऑक्सीडेटिव होती है और यहाँ से मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, एक आइसोमर होता है, आइसोमीरेज। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, यहाँ पे एक और एटीपी यूज होता है और यहाँ से बन जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और ये अनस्टेबल होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इसलिए ये स्प्लिट कर जाता है दो मॉलिक्यूल में, एक बना देता है इसमें डैप। डैप का मतलब होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DAP, डैप। और दूसरा बनता है ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अच्छा, ये जो ग्लेसर एल्डिहाइड आ गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसके अंदर, और डैब के अंदर कीटोन ग्रुप होता है, क्योंकि एसीटोन है, कीटोन से ये बिलोंग कर रहा होता है। तो ये इसका बेटा यहाँ तक, ये वाला जो पॉइंट था यहाँ तक बेटा इसका कौन सा होता है, प्रिपरेटरी फेज होता है। तो प्रिपरेटरी फेज में हुआ क्या, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में गया वहाँ से, और एक ATP 1 ATP है, वो एक ATP यहाँ पे यूज़ हो गया। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये आइसोमर्स की प्रेजेंट में बना, फिर यहाँ से अनदर ATP वाज यूज्ड और यहाँ से फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है, उसकी प्रेजेंस में ये तब्दील हो गया कि इसमें फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। अब यहाँ पे एक एंजाइम होता है, वो उसकी मदद से ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ब्रेक करता है, और एक बेटा ये कन्वर्ट होता है डैप के अंदर, और दूसरा ये कन्वर्ट होता है ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। ये जो डैप है और ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास है आइसोमीरेज, एक एंजाइम है, उसकी मदद से ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो एक है हमारे पास डैप और दूसरा है ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और इसको बेटे हम नाम देते हैं, ये फेज होता है हमारे पास, दिस इज़ द प्रिपरेटरी फेज। तो फिर से इसको देख लेते हैं प्रिपरेटरी फेज को। जनाब, प्रिपरेटरी फेज में हमने यही अब देखा कि ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज बेटा डैप के अंदर कन्वर्ट हो गया हुआ है और ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया हुआ है। और इसकी जो समरी है वो ये है, फॉस्फोरिलेशन होती है ग्लूकोज की ATP के ऐड होने से, रीअरेंजमेंट होती है, और फिर 6 कार्बन मॉलिक्यूल स्प्लिट कर जाता है डैब के अंदर और ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर स्प्लिट कर जाता है। फिर उसके बाद बेटा इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फेज है। अब इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होना होता है। कहते हैं कि इसमें क्या होता है, नंबर 6 पॉइंट बता रहे हैं, ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय द फॉस्फोराइलेशन produces the 2NADH molecule and the 2 molecule of BPG। BPG का मतलब क्या है जी, इसमें 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि 2 फॉस्फेट इसके अंदर ऐड हो जाएंगे और ये हाई एनर्जी इनके अंदर बॉन्ड होता है। अब बेटा यहाँ से ना ज़रा इसको ना थोड़ा सा समझने वाला है, वो देख लीजिएगा। जब हमारे पास ये बने हैं ना ये वाले, कहते हैं आगे क्या होता है, ये आगे इस तरह से ना आपके पास एक प्रोसेस है। कहते हैं यहाँ पे है जिस तरह से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, कहते हैं इसके अंदर फॉस्फेट ने ऐड होना है, इसके अंदर भी फॉस्फेट ने ऐड होना है, क्योंकि ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इनके अंदर एक एक फॉस्फेट है। ये देखें ना, एक यहाँ पे है, ये 3 कार्बन वाले हैं ना, तो इसके एक फॉस्फेट तो यहाँ पे है। कहते हैं दूसरा ये वाला जो एक फॉस्फेट है ना अब ऐड होगा, वो यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। जब ये सारा काम होगा तो इसके नतीजे में ये क्या बन जाएंगे, ये देखें इसका इंडिकेटर भी यही शो कर रहा है कि जनाब इसमें ये फॉस्फेट ने यहाँ पे ऐड होना है, यहाँ से इस फॉस्फेट ने ऐड होना है, तो वहाँ से 2-2 फॉस्फेट हो जाएंगे। तो यहाँ से बन जाएगी 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ये भी बन जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब बेटा इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, दोनों में सेम चल रहा है। आप यहाँ पे देखें ये भी सेम है, अब यहाँ पे देखें ये भी सेम है। तो जब आपके पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, BPG बन गया, वहाँ से अब क्या होगा, एक ATP, एक यहाँ से फॉस्फेट निकलेगा एनर्जी वाला मॉलिक्यूल, यहाँ से एक एनर्जी वाला मॉलिक्यूल निकलेगा। तो यहाँ से बेटा ये सिर्फ और सिर्फ 3 फॉस्फोग्लिसरेट रह जाएंगे। 3 फॉस्फोग्लिसरेट कैसे रह जाएंगे, ये बेटा जी ये देखें, ये एक था कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। यहाँ पे पहले हमने बात किया
कि यहाँ पे हमारे पास फॉस्फेट यहाँ पे भी ऐड है और फॉस्फेट यहाँ पे भी ऐड है। ये 3 पोजीशन पे भी है, 1 पोजीशन पे भी है। लेकिन क्योंकि यहाँ से बेटे अब एटीपी की बनने की वजह से एक फॉस्फेट निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, तो इसका मतलब है 3 वाली पोजीशन से फॉस्फेट गायब हो जाए, 1 वाली पोजीशन से फॉस्फेट गायब हो जाएगा और स्टिल ये आपके पास 3 वाली जो पोजीशन है उसके ऊपर फॉस्फेट लगा रहेगा। तो ये बेटा उन्होंने बताया है हमारे पास कि जो बीपीजी है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट्स है, फिर ये बेटा अरेंज करते हैं अपने आप को, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में जाते हैं, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, फिर ये फॉस्फोइनोल पायरोवेट में जाते हैं, फिर एक और एटीपी बन जाता है, यहाँ पे भी एक एटीपी बन जाएगा। तो टोटल इस फेज़ में 4 एटीपी बने हैं, जबकि ऊपर वाले फेज़ में 2 एटीपी यूज़ हुए हैं। तो नेट प्रोडक्शन हमारे पास इस प्रोसेस की बेटा कितनी होती है, 2 एटीपी हैं, वो बेटा इसके नेट प्रोडक्शन होती है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है, वो कहता है कि डिफरेंस बताएं ऑक्सीडेटिव और प्रिपरेटिव फेज़ में, तो बेटे आपने इसका ना इसी तरह से बताना होता है जी। थैंक यू। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।